पीईटी का मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक बैंक और पोस्ट का कारोबार। बैंक की किस्मों के बारे में पहले पढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक क्या है, मुकम्मल तौर पे सरकारी होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई अवामी जुमरे की सबसे ज्यादा नफा हासिल करने वाली स्टेट बैंक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने वाली। मंजूर शुदा जो सरकारी बैंक होता है उसमें क्या होता है कि 50% हिस्सा हुकूमत का होता है। फिलहाल भारत में 19 सरकारी मंजूर शुदा बैंक होते हैं। और शेड्यूल्ड बैंक क्या है, ये मुकम्मल तौर पर निजी यानी कि प्राइवेट बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक। अब बैंक में खाते हम किस तरह से बना सकते हैं, तो तीन तरह से। चालू खाता, बचत खाता और चेक। बचत खाता जो कि सेविंग अकाउंट है। चालू खाता जो करंट अकाउंट होता है। और चेक। तो हम देखते हैं कि चालू खाते में क्या करता है इंसान, तिजारती इदारा बैंक में हर महीने कुछ रकम जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जमा रकम पर बैंक सूद नहीं लेती। तिजारती इदारा बैंक में हर महीने यानी कि करंट अकाउंट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई बिजनेस का अकाउंट है, अगर मैजेस्टिक कंप्यूटर का अगर अकाउंट बनाना है, तो एक तो इंसान का जो अकाउंट बनता है वो सेविंग होता है, और जो बिजनेस का अकाउंट बनता है तो वो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट कहलाता है। और सेविंग अकाउंट के अंडर में फिर वो सैलरी अकाउंट वगैरह अलग अलग टाइप्स आते हैं। बचत खाते में क्या होता है कि खातेदार बैंक के जरिए चेक बुक या वक्त पड़ने पर रकम खाते में शुल्क यानी कि जमा कराता है। और चेक में क्या होता है कि बगैर देर किए रकम हासिल करने के लिए अगर उस बियरर और खुद से रकम निकालने के लिए अलहदा से चेक होते हैं। मतलब चेक के सूरत में बता रहे हैं कि बगैर देर किए रकम हासिल करने। यानी कि सपोज कीजिए कोई अगर पर्टिकुलर इंसान है, मैजेस्टिक कंप्यूटर एजुकेशन अगर है, तो आपके नाम पर अगर उसमें रकम लिख के दी गई, या आप कोई कहीं से आपने कुछ प्राइज जीता तो आपको चेक दिया जा रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपकी बैंक होना जरूरी है। उस बियरर जिसके नाम लिखा हुआ है तो बियरर हो गया। या खुद भी इंसान रकम निकाल सकता है उस बैंक से। तो वो चेक पर जब लिख कर दे देगा और उस पर क्रॉस चेक डबल टिक नहीं करता है ऊपर, तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट वहां जाकर आइडेंटिटी बताकर वो पैसे निकाल सकता है। लेकिन ऊपर टॉप साइड में, राइट टॉप राइट में अगर आपने दो लाइन हल्की सी ड्रॉ कर दी, तो उसका मतलब है कि 100% बैंक में ही डिपॉजिट होगा, तभी आपको अमाउंट मिलेंगी। वैसे अमाउंट नहीं मिलेंगी। इस तरह फिर कैंसल चेक की भी टाइप होती है, तो ये चीजें होती है। पोस्ट का कारोबार कैसे होता है कि पोस्ट में मिलने वाले सामान और उनकी कीमत। पोस्ट कार्ड एक आता है सिंगल 50 पैसे का, डबल वापसी के लिए 1 रुपया होता है। अंतरदेशी यानी कि इनलैंड 2 रुपये 50 पैसे का होता है। और पॉकेट लिफाफा वगैरह जो 5 रुपए का, इसका पोस्ट के कारोबार में इस तरह से होती है। पोस्ट की मुख्तलिफ सहूलियात और उसके भाव क्या होते हैं। पार्सल पहले 500 ग्राम पर 39 रुपए लेते हैं। आगे के 500 ग्राम पर या उसके हिस्से पर 16 रुपए बढ़ते हैं। यानी कि अगर आपका 100 ग्राम टोटल है, तो आपको कितने हो जाएंगे, 39 रुपए पहले 500 ग्राम के। और 1000 ग्राम अगर है, तो उसके आगे फिर आपको 500 के आगे 16 बढ़ेंगे, तो मतलब कितने हो जाएंगे, 55। रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्री पोस्ट अगर आप कर रहे हैं, कि उसके ऊपर रजिस्ट्री पोस्ट मतलब क्या होता है कि साइन करके सामने वाले की रिटर्न आपको आना, कॉपी डायरेक्टली। स्पीड पोस्ट, उसके तरीके भी होते हैं, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट। कौन सा पोस्ट कर रहे हैं आप, तो स्पीड पोस्ट में जल्दी आता है। और उसको ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन पोस्ट में क्या होता है कि वो एक कार्ड लेना होता है, उसके ऊपर सामने वाले रिसीवर साइन करता है, वो आपको वापस लाकर डाकिया लाकर देता है। तो पहले के 20 ग्राम पर रसीद के साथ में आगे के हर 20 ग्राम पर उसके हिस्से पर 5 रुपए लिए जाते हैं। स्पीड पोस्ट जैसे देखिए ये टाइप आ गई। एक तो पार्सल था ये पहले। पार्सल मतलब आप घड़ी गिफ्ट वगैरह किसको भेज रहे हैं, तो उसकी ये चीज हो गई। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री पोस्ट जो पहले 20 ग्राम पर रसीद के साथ, जो रसीद है 1 रुपये रेवेन्यू ऐसा कुछ उस पर लगाना होगा। तो और आगे के हर ग्राम पर उसके हिस्से पर क्या हो रहा है, 5 रुपए, 20 ग्राम के हिस्से। अब स्पीड पोस्ट में पहले 50 ग्राम के लिए मुल्क में कहीं पर भी 25 रुपये है। और आगे दो वजन, दो मुकामात के अंदर के फासले के पर शरह तय किया जाता है, तो रसीद की कीमत होती है 5। अब जरूरी नहीं है कि यही चीजें होना चाहिए, तो आगे चलकर उनमें रद्द बदल हुए हो सकता है, महंगाई की वजह से जीएसटी ऐड हो सकता है, 33 रुपये 45 रुपये भी जा सकता है। वो चीजें अलग होगी। लेकिन ये पोस्ट के तरीके हैं, पार्सल, रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है कि हर 100 रुपये पर 5 रुपए लिए जाते हैं। मनी ऑर्डर मतलब क्या होता है कि आपने मनी ऑर्डर करके किसको भेजा,
कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, उसको बैंक अकाउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाँव देहात है जहाँ पर कुछ पहुंच नहीं पा रहा, ना फोन पे ना गूगल पे, तो ये पहले चलता था मनी ऑर्डर। तो 1,000 पे कितने हो रहे थे? 50 रुपये। 100 पर 5, तो 1,000 पे 50। 10,000 पे फिर 500। पोस्ट की बचत स्कीम क्या है? क्या राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 6 साल के लिए 1.16% बचत स्कीम एक है कि अगर आपने राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट अगर ले लिया है, बना लिया है, तो 6 साल के लिए बनता है वो, और 1.16% लगता है। महाना आमदनी की स्कीम भी होती है, 6 साल के लिए 8%। महीने महीने अगर आपको बेचना है तो भेज देना है अगर पोस्ट, तो 6 साल के लिए आपको 8% लगेगा। किसान विकास पत्र भी एक आता है जिसमें 8 साल में 7 महीनों के लिए असल दर दुगना हो जाता है, कि वो जो भी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, असल दर मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, वो दुगनी हो जाती है 8 साल 6 महीने 7 महीनों के लिए। और बुजुर्ग शहरी बचत स्कीम, ओल्ड एज जो सिटीजन है, उनके लिए जो है तो 5 ईयर्स के लिए 9%। और मियादी डिपॉजिट स्कीम जो होती है तो 5 साल के लिए 7.5%। अब एक मिसाल देखते हैं, ये तो ऊपर उसके चीजें हो गई, उसको अगर किसी को नहीं भी समझना है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला सवाल हम देखते हैं कि सिराज अहमद ने 30,000 रुपये पोस्ट की माहाना आमदनी स्कीम के तहत, कौन सी स्कीम है? माहाना आमदनी स्कीम के तहत पोस्ट में डिपॉजिट किया है, तो उनको हर माह में कितनी रकम मिलेंगी और मियाद के आखिर में कुल कितनी रकम मिलेंगी? यानी कि इन्वेस्टमेंट जैसा होता है, LIC जैसा होता है। तो उसने क्या है कि 30,000 पोस्ट की माहाना आमदनी स्कीम के तहत पोस्ट में डिपॉजिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो हर महीने उसको कितने मिलने वाली है महाना स्कीम के तहत? अब देखिए, महाना आमदनी स्कीम में फर्द को डिपॉजिट की रकम पे कितने मिलते हैं? 1% के हिसाब से मिलते हैं हर महीने। ऊपर कहीं लिखा हुआ है क्या? महाना ये है 6 साल के लिए 8%। और महाना आमदनी स्कीम में ऐसा लिखा हुआ था वैसे तो, लेकिन महामाना जो आमदनी स्कीम है तो फर्द को डिपॉजिट की रकम जो होंगी, तो 1% के हिसाब से हर माह में, हर महीने 6 साल तक रकम मिलेगी। और 6 साल के बाद डिपॉजिट इसी तरह 10% बोनस मिलेगी। मतलब 6 साल के बाद डिपॉजिट भी मिल जाएगा और 10% बोनस कि आपने, यानी कि इसमें 30% ऐड किया था तो 10% और लीजिए। अगर 1%, अगर एक महीने में 1%, तो एक साल में कितने परसेंट हो रहा है? 12%। अगर एक साल में 12% अगर है, तो हम इसको अब ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सिराज अहमद को हर महीने कितने मिलेंगे? तो 30,000, और हमको पता है कि जब भी कोई परसेंटेज आ जाए और आपको उसको सॉल्व करना ना आता हो, तो आप उसको लिखते हैं 1/100, 100 में से 1%। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये 30,000 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई का 1 है, और बटे 100, जिसमें 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके कट गए, तो आपको कितना बचे? 300 रुपये। तो हर माह में कितने मिल रहे हैं उसको? 1% मतलब 300। अब मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करें तो 30,000 का 10%, 3,000, एक जीरो काट लेते हैं, तो 1% अगर देखा जाए तो 2 जीरो काट लेंगे, 300। इस तरह 50% कहा जाए तो 15,000, ऐसे। तो 6 साल के आखिर में पोस्ट से रकम कितनी मिलेगी? तो अब हमने लिखा 3,000, 30,000 प्लस 30,000। ये यहाँ पर डबल क्यों रखा हुआ है? हर महीने की अगर उसकी 10% के हिसाब से माना जा रहा है, जो उसको क्या मिलने वाला है? बोनस मिलने वाला जो है 3,000 रुपये का। तो उसको हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 30,000 प्लस 3,000 बोनस की, तो उसको कितने वापस मिलेंगे? 33,000। सिंपल था बिल्कुल, बहुत घुमा फिरा के पूछा हुआ था। यानी कंफ्यूज हो सकते हैं आप सवाल देखकर, सवाल में ही जवाब है एक हिसाब से। सवाल में जवाब कैसा? हर महीने उसको कितने मिल रहे हैं? 300 रुपये हर महीने अगर 1% मिलता है। और म्याद के आखिर में कितनी रकम मिलेगी? तो उसकी स्कीम क्या होती है, स्कीम मालूम होना जरूरी। तो ये स्कीम लिख के रख सकते हैं आप जब भी आपको पोस्ट का सवाल आ जाए, कि महाना महाना जो आमदनी स्कीम है उसमें फर्द को डिपॉजिट की रकम पर 1% के हिसाब से हर महीने मिलता है, और साल तक रकम मिलती है, और फिर 6 साल बाद डिपॉजिट इसी तरह 10% बोनस मिलता है। तो वो क्या पूछा उसने कि म्याद के आखिर में कितने मिलेंगे, उसने हर महीने कितने। तो सवाल किया है आपसे, हर महीने कितनी और म्याद के आखिर में कितनी। तो हर महीने कितनी? तो हर महीने 300,
और म्याद के आखिर में बोले तो 3,000 प्लस 30,000, 33,000, 10%। अब हालांकि ये 10% ही है, तो इसलिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कोई पूछ लेता है अगर, तो तब इसको फॉर्मूलेस में रखना होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 कार्ड, 2 अंतर्देशीय पत्र और 4 पॉकेटों की कुल कीमत कितनी है? तो देखिए, जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया गया था कि कितनी होती है। कहाँ पर बताया है? देखिए यहाँ पर है, अंतर्देशीय इंग्लैंड 2 रुपये 50 पैसे, पॉकेट की 5 रुपए, पोस्ट कार्ड सिंगल 50 पैसे, डबल वापसी के लिए 1 रुपया। ये सिलेबस के हिसाब से ये चीज बताई गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने वहां से लिया। एक कार्ड की कीमत कितनी है? 50 पैसे। ये दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में। और वैसे जरूरी नहीं कि ये सवाल आए ही, लेकिन ये जस्ट हम पढ़ ले रहे हैं अभी। तो 3 कार्ड है, तो एक कार्ड की कीमत है 50 पैसे। 3 कार्डों की कीमत कितनी होगी? 50 × 3 कितने होते हैं? ये 50 पैसे है, तो 0.50 है, तो ये 1.50 होना चाहिए यहाँ पे। 3 कार्ड 1.5 रुपया होना चाहिए, 10.5 नहीं। एक इंतरदेशी पत्र की कीमत कितनी है? 2.5 रुपये, तो ढाई के हिसाब से दो की कितनी हो जाएंगी? 5 रुपये। और 4 पॉकेटों की कीमत कितनी है? 5। तो आपको ये याद रखना होगा कि पोस्ट ऑफिस में कितने की कितनी कीमत है, वो उसको पढ़ लेना होगा, पोस्ट का सवाल आया है। तो 4 पॉकेट्स की कीमत है 4 पंजे 20। तो कुल रकम हो गई 1.5 रुपया प्लस 5 रुपये प्लस 20 रुपये। तो वो हो गया 20 और 5 25, और ये 26, 26.5 रुपये। तो 26 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक थैली का वजन 1720 ग्राम है। उसे पार्सल के जरिए पोस्ट की मार्ग पर भेजने के लिए इस पर कितने कीमत का टिकट लगाना होगा? तो देखिए, पार्सल की शरह पहले 500 ग्राम पे कितनी होती है? 39। ये आपको कैसे मालूम पड़ा था? सवाल में है। ये बेस क्वेश्चन में है जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए, ये सब आपको याद करना होगा कि पार्सल में अगर पहले आप पार्सल कर रहे हैं तो 500 ग्राम पर पहले 39 लगते, बाकी के उस पर 16 लगते। रजिस्ट्रेशन पे पहले 20 ग्राम, आगे पर 5, स्पीड पर 50 ग्राम के लिए 25, आगे के लिए उसमें 5 का टिकट। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है, लिखना रहना। हाँ, तो अब क्या है कि 39 रुपये पार्सल की शरह पहले 500 ग्राम पर इतनी होती है। लेकिन उसने क्या कहा कि वजन 1720 है। तो अब 16 रुपये बाद के हर ग्राम के लिए, तो अब कितने बार में आगे बढ़ेगा वो? 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 220, क्योंकि हमको 500 के रेशो में इसलिए रखना होगा क्योंकि 39 प्लस 16 प्लस 16 ऐसे काउंट करने के लिए। अब ये 220 है, तो उसको 8 रुपये नहीं होगा। अगर वो चाहे 100 ग्राम हो या 5 ग्राम हो, अगर 500 के ऊपर जितना भी आ गया तो उसकी लिमिटेशन में आ गया 500 की, जिसको 16 रुपये ही लगेगी। तो 16 तिया कितने होते हैं? 16 दूनी 32, और 16 तिया वो हो जाएंगे 48 रुपये, और पहले के 39, 87। तो कुल खर्च लग गया, कुल टिकट की कीमत 87 रुपीज। अब ये मश्की सवाल आपको खुद सॉल्व करना है। सरकारी मंजूरशुदा बैंक में हुकूमत निजी इदारों के सरमायाकारों के साथ हिस्से का तनासुब कैसे होता है? तो इसको फोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनी ऑर्डर का खर्च, 50 ग्राम का खर्च। पोस्ट के सवाल ऐसे थे और इसके जवाब है। तो ये आपको कुछ सॉल्व करना है। अब अगली जो वीडियो आने वाली है वो शेयर पर है। तो शेयर जो है टॉपिक, इसके ऊपर हम अगले सेशन में इसको समझ लेते हैं।